हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2018, जिसमें अभी तक हमने 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 1 to 90 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखें। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 to 100, क्वेश्चन नंबर 91 to 100। और इसके बाद यह पेपर हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर 2021 का पेपर, जो पेपर हमारा 2021 में हुआ था, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे 200 क्वेश्चन है। उसमें उसको भी हम, जैसे हमने ये वाला पेपर डिटेल में डिस्कस किया था, वो वाला पेपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर यह सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही है तो इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यह वीडियो हमारी नीट एस्पिरेंट जेई और अदर उत्तराखंड एलटी, जो कि अभी हमारे नवंबर में एलटी के पोस्ट आने वाले हैं, उसके लिए यह सीरीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस और अदर स्टेट एग्ज़ाम, उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज़ हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 91 वाला। द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। हम जब बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है उसको हमको बताना है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे बेंजीन, जब हम इसका नाइट्रेशन करते हैं कंसनट्रेट HNO3 के साथ प्लस कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है नाइट्रोबेंजीन। अब हमको बताना है कि जब हम बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं तो यहाँ पे हम कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करते हैं नाइट्रोनियम आयन। तो उसको यहाँ से सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करेंगे। देखो, HNO3 प्लस H2SO4 जब यहाँ पे रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है NO2 प्लस, जिसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, एंड HSO4 माइनस प्लस H2O। तो ये होता है हमारा NO2 प्लस, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोनियम आयन। ये क्या हमारा नाइट्रोनियम आयन, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल किस में अटैक करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा बेंजीन है, देखो बेंजीन। तो बेंजीन में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है वो एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे क्या होता है, हम जो हमारे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होता है, रेजोनेंस शो करेंगे। तो यहाँ पे होगा हमारा, देखो बेंजीन बॉन्ड, डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे होगा हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो रही है, देखो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है। यानी ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल पे कौन अटैक करेगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे हमारा अटैक करेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पे हमारा NO2 प्लस यहाँ पे क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे क्या करेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे NO2, और इसका क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और सेकंड स्टेप में होता है हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है हमारा बेंजीन रिंग पर। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, हमारे अटैक करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में होता है हमारा लॉस ऑफ प्रोटॉन। जैसे ये प्रोटॉन हमारा यहाँ से क्या होगा, लॉस होगा। प्रोटॉन क्या करेगा, यानी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा, जिससे उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाए, रिगेन हो जाएगी। और हमें यहाँ पे ऑब्टेंड होगा
बेंजीन और NO2। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। तो सबसे पहले क्या किया हमने इलेक्ट्रॉन का जनरेशन किया, उसके बाद जो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन किया, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड पर अटैक किया, बेंजीन ने इलेक्ट्रोफाइल यानी नाइट्रोनियम आयन ने बेंजीन के पाई बॉन्ड पर अटैक किया, और लास्ट स्टेप में हमारा लॉस ऑफ प्रोटॉन, और लास्ट में ऑप्टेंड हुआ नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन पढ़ो। कभी कभी हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में फर्स्ट ऑप्शन को देख के इसमें टिक कर जाते हैं, तो इसमें हमको कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो चारों ऑप्शन को रीड करें, उसके बाद ही क्वेश्चन में टिक करें या वो हमारे। तो यहाँ पे देखो हमको बताना है द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज, फर्स्ट हमारा नाइट्रोनियम आयन, ये हो गया हमारा नाइट्रोनियम आयन जो हमारा क्या है इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन, एंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम H2SO4 एंड HNO3। देखो ये HNO3 प्लस H2SO4 से रिएक्शन करके हमें यहाँ नाइट्रोनियम आयन ऑब्टेंड हो रहा है। और थर्ड में बता रहा है हमको इज अटैक बाय द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन। इस पर क्या होता है हमारा पाई इलेक्ट्रॉन का जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन हो वो इस पर इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करते हैं यानी नाइट्रोनियम आयन पे। तो ये भी क्या हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या है ये भी हमारा सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ डी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें राइट आंसर है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है जब हम नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में करते हैं हम, कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2, यहाँ पे लिखना है HNO3 प्लस H2SO4। हमसे पूछता है कि इसमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। जो यहाँ पे कंसनट्रेट HNO3 होता है वो एज ए बेस वर्क करता है, और जो कंसनट्रेट H2SO4 होता है एज ए एसिड वर्क करता है। आप इन दोनों पॉइंटों को नोट कर लीजिए। उसके बाद हमसे पूछ रहा है 92 वाला क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर फिनॉल। फिनॉल में मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होते हैं, फिनॉल में मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होते हैं। तो फिनॉल में मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं हमारे 5। फिनॉल में मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं हमारे 5। अगर वो रेजोनेंस हाइब्रिड को भी पूछेगा तो तब हमारे टोटल कितने होंगे, उसमें 6 होंगे। इसका मैंने रिप्रेजेंटेशन अगली स्लाइड में किया है, देखो। ये हमारा फिनॉल के पास क्या होता है हमारे, जो फिनॉल में O जुड़ा ऑक्सीजन, उसके पास क्या होता है हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, वो यानी वो बेंजीन इनको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा हमारा पाई इलेक्ट्रॉनों का कॉन्जुगेशन होगा यानी रेजोनेंस से होगा। जैसे ही रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे टोटल कितने स्ट्रक्चर हो रहे हैं हमारे 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो रहे हैं यानी RS टोटल कितने हो रहे हैं हमारे 5। तो इनको देखिए आप, ये हमारे बेंजीन, ये हमारे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 93 वाला। हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। हमको 4 ऑप्शन दिए, हमको बताने के चारों ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड मोस्ट एसिडिक है। एसिड क्या होते हैं, जो ईजिली क्या करते हैं हमारे प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, ईजिली H+ आयन को डोनेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम एसिड। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंपाउंड है हमारा अल्कोहल, सेकंड कंपाउंड है हमारा फिनॉल, और जो थर्ड कंपाउंड है ये भी हमारा अल्कोहल, और जो फोर्थ कंपाउंड है यानी D, ये भी क्या हमारा अल्कोहल। तो हम सभी जानते हैं कि जो अल्कोहल होते हैं वो फिनॉल से लेस एसिडिक होते हैं, मीन्स जो फिनॉल होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं। फिनॉल मोर एसिडिक होते हैं किसकी तुलना में, अल्कोहल की तुलना में। क्योंकि यहाँ पे देखो जो फिनॉल है, जो यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल से जो जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास होते हैं हमारे लोन पेयर क्या करते हैं इस रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये क्या करते हैं एज ए प्रोटॉन लीव हो जाता है, एज ए प्रोटॉन लीव हो जाएगा तो यहाँ पे होगा हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे हमारे नेगेटिव और लोन पेयर है, नेगेटिव और लोन पेयर क्या करते हैं हमारे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्टेंट होता है मोस्ट स्टेबल आयन, जिसको बोलते हैं हम फिनॉक्साइड आयन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करते हैं रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है हमारे पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी वो क्या होगा हमारी डिक्रीज होगी। जैसे ही उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा हमारा इंक्रीज होगा। तभी हमारा जो फिनॉल होता है वो अल्कोहल से मोर एसिडिक होता है।
अल्कोहल से मोर एसिडिक होता है। और जो अल्कोहल है यहाँ पे देखो ROH, जब अल्कोहल प्रोटॉन को डोनेट करता है तो यहाँ पे बनता है हमारा RO नेगेटिव Na+। तो यहाँ पे देखो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यानी जो ऑक्सीजन पे लॉन्च पे रहा है वो एक ही बॉन्ड पे क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन पे क्या हमारे कंसनट्रेट है, यानी वहीं पे हमारे लोकलाइज्ड है। वहीं पे अगर लोकलाइज्ड होंगे तो उसका जो जो नेगेटिव चार्ज का पावर होगा क्या होगा, डिक्रीज नहीं होगा, यानी वो कांस्टेंट रहेगा। यानी तो इसकी एसिडिटी क्या होती है हमारी, इसकी एसिडिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। इसी कारण हमारा जो फिनॉल होता है वो अल्कोहल की तुलना में मोर एसिडिक होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया अलग से, जो एसिडिक स्टेंट होता है, एसिडिक स्टेंट डिपेंड करता है हमारा माइनस एम इफेक्ट पे और माइनस एस आई इफेक्ट पे और माइनस आई इफेक्ट पे। इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा प्लस एम प्लस एच और प्लस आई। इन सब के क्या होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम तो क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट एसिडिक इन नेचर। तो हमारे जो 3 कंपाउंड हैं, फर्स्ट से थर्ड और फोर्थ यानी डी, ये तो हमारे अल्कोहल हैं, और जो ऑप्शन बी है वो हमारा फिनॉल। तो मोस्ट एसिडिक कौन हो गया हमारा फिनॉल। आपको पता चलेगा कि जो फिनॉल हो मोर एसिडिक क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्लास ऑफ द स्टेरॉइड। हमको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से स्टेरॉइड से कौन से, जो हमको जो 4 ऑप्शन दिए क्या है, चारों स्टेरॉइड के क्लास से बिलोंग करते हैं। तो हमको बताना है ये स्टेरॉइड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो एनिमल और प्लांट के बॉडी सेल से प्रोड्यूस होते हैं, उनको बोलते हैं हम स्टेरॉइड। इनको हम स्टेरॉइड हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसमें अलग जो हमारा विटामिन डी है ये भी बिलोंग करता है, और जो फिसिटिक एसिड है ये भी बिलोंग करता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन है ये भी बिलोंग करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रिएक्शन का रिप्रेजेंटेटिव एसिड है हमारा CPH डबल बॉन्ड NOH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, तो PH C डबल बॉन्ड O NH PH। तो हमको बताना है कि ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, जो हमने कैप्रोलैक्टम पढ़ा था, वहाँ पे मैंने बताया था आपको बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जब हम कीटो ऑक्साइम की रिएक्शन एसिड कैटालाइस्ट के साथ करते हैं, एसिड कैटालाइस्ट के प्रेजेंस में करते हैं, तो हमें ऑब्टेंड होता है सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। हमें ऑब्टेंड होता था सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, यानी C≡CH3। यहाँ पे हमें क्या होता था हमारा सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड, इसको R लिखना आप, ये भी हमारा R है, तो इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। तो ये रिएक्शन भी क्या हमारी सेम वही है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा फिनॉल ग्रुप है वो यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो NH, तो PHC डबल बॉन्ड O NH और PH। तो ये रिएक्शन क्या होती है, मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है, और जो हमारा सी है वो C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो यहाँ पे जो इसके एंटी पोजीशन में होता है, OH के एंटी पोजीशन में वो क्या होता है हमारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड एमाइड रिएक्शन। ये हो गया इसका प्रोडक्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी को बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। इसकी मैकेनिज्म होती है, उसको मैं उसके अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, उसके बाद उसमें डिस्कस करेंगे उसका, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हीटिंग सुक्रोज। जब हम सुक्रोज की रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 के साथ करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। ये रिएक्शन देखो, जब हम सुक्रोज यानी C12H22O11 सॉलिड की रिएक्शन हम करते हैं कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, तो H2SO4 क्या है, एक मोस्ट स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, जो हमारा C12H22O11 है यानी सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा ये कार्बन में और वाटर में।
कार्बन में और वाटर में। जो यहाँ पे हम कार्बन ऑब्टेंड होता है इसको बोलते हैं हम शुगर चारकोल। इसको बोलते हैं हम शुगर चारकोल या ब्लैक कार्बन, या इसको बोलते हैं हम ब्लैक कार्बन। और जो यहाँ पे हम वाटर ऑब्टेंड होता है ये एज ए स्टीम पास आउट होता है। एज ए स्टीम क्या होता है, पास आउट होता है। तो देखो जब हमने सुक्रोज की रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 के साथ करें तो H2SO4 क्या हमारा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो सुक्रोज को कार्बन में और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। और जो वाटर होता है इसको बोलते हैं हम शुगर चारकोल या ब्लैक कार्बन। और जो यहाँ पे वाटर है वो एज ए स्टीम पास आउट होता है। तो हमको बताना है कि जब हम सुक्रोज की हीटिंग करते हैं तो H2SO4 के साथ हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। तो यहाँ पे हमें कार्बन एंड वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा राइट आंसर, कार्बन एंड वाटर। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन मीन्स कायरल कार्बन। द असिमेट्रिक कार्बन मीन्स कायरल कार्बन। असिमेट्रिक कायरल कार्बन इन फ्रुक्टोज। हमको बताना है कि फ्रुक्टोज में कितने असिमेट्रिक कार्बन यानी कायरल कार्बन होते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर लिखेंगे यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन वाला CH2OH प्लस CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH COH ये हमारा CH2OH। तो हमको ये हमारा सुक्रोज का रिप्रेजेंटेशन इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अब हमको बताना है कि इसमें कितने असिमेट्रिक कार्बन यानी कायरल कार्बन होते हैं। कायरल कार्बन क्या होते हैं, जो भी हमारा कार्बन है वो सबसे पहले उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि वो sp3 होने चाहिए और उससे 4 डिफरेंट ग्रुप हमारे अटैच्ड होने चाहिए। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जो ये वाला कार्बन है इसको बोलते हैं हम असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। एक ऐसा होना चाहिए फर्स्ट तो sp3 होना चाहिए और जो भी उस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, 4 ग्रुप हैं वो क्या होने चाहिए हमारे डिफरेंट होने चाहिए और ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। 4 के 4 ग्रुप कैसे होने चाहिए हमारे डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारा CHOH यहाँ पे देखो फर्स्ट में यहाँ पे 2 ग्रुप सेम है हमारे H और H क्या हमारे सेम ग्रुप है। तो यहाँ पे असिमेट्रिक कार्बन तो नहीं होगा यानी कायरल कार्बन यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड होगा और हमारा कार्बन कैसा होना चाहिए sp3, ये भी हमारा नहीं होगा। और यहाँ पे देखो ये हमारा जो कार्बन है एक तो H से जुड़ा, एक OH से जुड़ा, एक ए वाले ग्रुप से जुड़ा और एक ए वाले ग्रुप से जुड़ा। चारों क्या हमारे डिफरेंट है। एक तो हमारा असिमेट्रिक कार्बन ये है यानी कायरल कार्बन, और उसके बाद ये वाला कार्बन भी देखो ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, और ये वाला कार्बन भी देखो ये भी 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। और जो लास्ट वाला कार्बन है इसमें क्या है 2 हाइड्रोजन सेम है, जैसे ये वाला है इसमें भी क्या होता है हमारे 2 हाइड्रोजन सेम है। तो ये क्या होगा हमारा कायरल कार्बन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो हमारे टोटल कायरल कार्बन कितने हमारे 1 2 एंड 3। तो इसमें टोटल एसिमेट्रिक कार्बन यानी कायरल कार्बन कितने हमारे फ्रुक्टोज में कितने होते हैं टोटल कायरल कार्बन, फ्रुक्टोज में हमारे टोटल कायरल कार्बन होते हैं हमारे 3। और कभी कभी पूछ लेता है ग्लूकोज का। तो आइए ग्लूकोज में देखते हैं कितने कायरल कार्बन होते हैं यानी एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारा CHOH ये हमारा H है CHOH और CHOH COH H और COH H और CH2OH ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। एक मिनट, ये वाला जो कार्बन है ये हो गया हमारा राइट साइड, ये हो गया हमारा, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया हमारा लेफ्ट साइड, और यहाँ पे हो गया हमारा OH और यहाँ पे होगा हमारा ओनली H, यहाँ पे होगा हमारा ओनली H। ठीक है, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। तो एक बार दोबारा बना लेते हैं पूरा।
आप सभी लोग भी अपनी कॉपी में इसको नोट करिए। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा C6H12O6। अब हमको इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, इसको बोलते हैं CHO, CHOH, H और CHOH, CHOH, H और CHOH, H और CH2OH। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला कार्बन है, यहाँ पे जो CHO है इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इस टाइप से, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इस टाइप से। तो यहाँ पे हमारा कायरल कार्बन तो नहीं है, यहाँ पे हमारा कायरल कार्बन तो नहीं है। और उसके बाद इसमें देखो यहाँ पे इस कार्बन से चारों ग्रुप क्या हमारे डिफरेंट है। ये वाला हमारा कायरल कार्बन है, ये वाला हमारा कायरल कार्बन है, ये वाला क्या हमारा, ये वाला हमारा कायरल कार्बन है। और जो इससे नीचे वाला कार्बन है ये भी क्या हमारा कायरल कार्बन है। और ये वाला ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन, क्योंकि जो कार्बन से चारों ग्रुप के हमारे डिफरेंट है। और ये वाला कार्बन हमारा कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे होगा। तो क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम है तो यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज में टोटल कितने कायरल कार्बन आए हमारे, 1 2 3 एंड 4। तो ग्लूकोज में टोटल एसिमेट्रिक कार्बन यानी कायरल कार्बन कितने आ रहे हैं हमारे, 4। और फ्रुक्टोज में कितने आ रहे हैं हमारे, फ्रुक्टोज में आ रहे हैं हमारे 3। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन एंड नियोप्रीन क्या है। कोपॉलीमर हैं, होमोपॉलीमर हैं और टरपॉलीमर है या कॉन्जुगेटेड पॉलीमर है। तो स्टूडेंट हम पॉलीमर को 2 टाइप से डिस्कस करते हैं मेनली। एक तो होता है हमारा होमोपॉलीमर और सेकंड होता है हमारा कोपॉलीमर। इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर के अकॉर्डिंग हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो होता है हमारा होमोपॉलीमर, एक होता है हमारा कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होते हैं, जो सेम टाइप जिसमें ओनली 1 टाइप के मोनोमर होते हैं। जब जो भी पॉलीमर हमारे ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोमर से बने होते हैं उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। और कोपॉलीमर क्या होते हैं, जो 2 या मोर देन 2 डिफरेंट मोनोमर से बने होते हैं उसको बोलते हैं कोपॉलीमर। यानी होमोपॉलीमर में क्या हो गया, हमारे एक ही मोनोमर से बने होंगे जो कि सेम होंगे। और जो कोपॉलीमर होते हैं वो 2 या 2 से अधिक मोनोमर से बने होंगे, वो दोनों क्या होंगे हमारे डिफरेंट होंगे, वो दोनों क्या होंगे हमारे डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो टेफ्लॉन है वो होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर है। तो यहाँ पे देखो टेफ्लॉन को बोलते हैं हम टेट्रा फ्लोरोकार्बन CF2। यहाँ पे देखो दोनों क्या हमारे दोनों कार्बन यानी इसको बोलते हैं मोनोमर। यहाँ पे क्या है, एक यूनिट है, इसको बोलेंगे हम मोनोमर। और दूसरा हमारा पॉलीस्टायरीन का स्ट्रक्चर होता है हमारा C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ये भी क्या हमारा मोनोमर है, क्योंकि इसमें दोनों में क्या आ रहा है, एक ही यूनिट आ रहा है यानी एक ही मोनोमर आ रहा है। तो ये क्या हमारे मोनोमर है। उसके बाद हमारा नियोप्रीन यानी 2-chloro-1,3-butadiene CH और 1 और 3 में डबल बॉन्ड है। और सेकंड कार्बन हमारा आएगा हमारा क्लोरीन, इसको बोलते हैं हम नियोप्रीन। और तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हमारी एक ही यूनिट है, तो इसको बोलेंगे हम होमोपॉलीमर। ये हो गया हमारा नियोप्रीन का फॉर्मूला होता है हमारा 2-chloro, यहाँ पे नोमेनक्लेचर कीजिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन हमारा क्लोरो, तो इसको बोलते हैं हम 2-chloro-1,3-butadiene। और जो नियोप्रीन है इसको बोलते हैं हम क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं, इसको हम क्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। और जो इसका मेन नेम होता है उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल रबर। जो नियोप्रीन है उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल रबर। और एक होता है हमारा नेचुरल रबर जिसको बोलते हैं हम आइसोप्रीन। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये तो नेचुरल रबर को क्या बोलते हैं हम, आइसोप्रीन। नेचुरल रबर को बोलते हैं हम आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या हमारा, आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है हमारा 2 मिथाइल, जैसे यहाँ पे क्लोरो है
क्लोरो की जगह हमको यहाँ पे CH3 लगाना है, और कहीं पे फॉर्मूला क्या दोनों का सेम है। यहाँ पे जो Cl है उसकी जगह हमें CH3 लगा देना है। तो इसका स्ट्रक्चर लगाएंगे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और जो सेकंड पोजीशन यानी कार्बन उस पर लगाएंगे हम CH3। तो इसको बोलते हैं हम 2-मिथाइल-1,3 ब्यूटाडाइन। 2-मिथाइल-1,3 ब्यूटाडाइन, ये हमारा आइसोप्रीन यानी नेचुरल रबड़। ठीक, तो ये तो था एक्स्ट्रा बातें। और हमको बताना है कि जो टेफ्लॉन है, पॉलीस्टायरीन और नियोप्रीन है, ये क्या हमारे होमोपॉलीमर है, क्योंकि ये सभी एक ही टाइप के मोनोमर से बने हैं, और इस सभी के हमारे एक ही टाइप के मोनोमर से बने हैं। जो टेट्राफ्लोरोकार्बन है यानी टेफ्लॉन है, ये भी हमारा एक टाइप के मोनोमर से है। और जो हमारा स्टायरीन है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी ओनली 1 मोनोमर है, तो ये भी हमारा होमोपॉलीमर हो गया। और जो हमारा लास्ट में गया नियोप्रीन, जिसको बोलते हैं हम 2-क्लोरोप्रोपीन या नेचुरल रबड़, इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल रबड़ या सिंथेटिक रबड़। ये भी क्या हमारा होमोपॉलीमर है, क्योंकि ये सभी हमारे एक ही मोनोमर से ऑब्टेंड हो रहे हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। और जो कोपॉलीमर होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारे नायलॉन 66 इसका क्या हो गया हमारा एग्जांपल हो गया। और जैसे हमारा टेरिलिन हो गया, अदर एग्जांपल जो भी होते हैं ये सब हमारे कोपॉलीमर में आते हैं। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, देखो, जब हमारा कार्बन डायरेक्ट मेटल से जुड़ा होता है, जब हमारा कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्ड बना होता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कार्बन और मेटल के बीच, तो वहाँ पे हमारा जो भी बॉन्ड बना होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। किसके बीच बॉन्ड होना चाहिए, डायरेक्ट कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो C2H5 का होल्टा है Zn, तो यहाँ पे कार्बन और जिंक के बिटवीन क्या है, डायरेक्ट बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और सेकंड है हमारा कार्बन और सोडियम, ये भी क्या हमारा कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड है। और थर्ड है हमारा C4H9Cl, यानी यहाँ पे भी कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड है, ये भी हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। बट यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, जो कि हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, जहाँ पे कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो आइए हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, मरकरी इज रिलीज्ड इनटू एयर। यहाँ पे था रिलीज्ड इनटू एयर। मरकरी एयर में रिलीज किसके द्वारा होती है, मरकरी एयर में रिलीज होती है फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल और वल्कनो और फॉरेस्ट के फायर से, उससे क्या होती है, हमारी जो मरकरी होते हैं वो एयर में रिलीज होते हैं। और जो भी हमारे मेडिसिन वेस्ट होते हैं यानी गार्बेज वगैरह, उससे भी क्या होता है, हमारा एयर में मरकरी क्या होती है, हमारी रिलीज होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी बर्निंग ऑफ गार्बेज से भी क्या होती है, हमारी मरकरी एयर में रिलीज होती है। तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस कर ले 2018 में केमिस्ट्री का जो भी पेपर हुआ था उसके 1 से 100 तक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। यह वीडियो सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। तो क्योंकि देखो इसमें हमने अधिकतर सभी क्वेश्चनों का डिटेल में डिस्कस किया, और यह वीडियो हमारे लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ साथ जो अभी हमारे नवंबर में एलटी के पोस्ट आने वाले हैं, एलटी साइंस में भी हमारी केमिस्ट्री 24 मार्क्स की होती है। एलटी साइंस में जो हमारी केमिस्ट्री होती है वो 24 मार्क्स की होती है। तो एलटी साइंस में जो केमिस्ट्री आती है और जो फिजिक्स जो लेक्चरर केमिस्ट्री होती है, दोनों का सिलेबस क्या होता है, हमारा सेम है। तो यह वीडियो हमारे दोनों सब्जेक्ट के काम आ जाए, दोनों पोस्ट के काम आ जाते हैं, एलटी के लिए और लेक्चरर के लिए। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम अगले सीरीज में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारे लेक्चर का एग्ज़ाम होता है 2021 में, उसका भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद हो रही है तो आप क्या करें, इस वीडियो को
लाइक ज़रूर करें और चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।